हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग लर्निंग विद श्वेता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द राधाकृष्णन कमीशन और द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। तो एक इससे पहले हमने और कमीशन पढ़ा था, शिमला अकॉर्ड, अगर आपको याद हो, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ा था, जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। तो उससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। जो याद रखने वाली चीज इसमें यह है कि एक तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो इस कमीशन इस कमेटी के चेयरमैन थे। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का कमीशन है, तो ब्रिटिशर्स का इसमें कोई से नहीं है, ये मेनली इंडियंस का दिया हुआ है। और तीसरी चीज जो याद रखने लायक है वाली है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। So this commission is the first commission that is of importance after independence. It should not be confused with Shimla Accord because there is a mention of university in that also. In previously studied concepts, we have studied in detail about so many commissions. So I've seen students getting confused between the names of these commissions. फॉर एग्जाम्पल इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन को भी कहते हैं और बाद में कोठारी कमीशन को भी कहते हैं। तो ऐसे ही शिमला अकॉर्ड जो पढ़ा था हमने, दैट वाज अबाउट university. So this is the first commission after independence that talks about university. So three things that you need to remember. Number one, it was headed by Radhakrishnan Sarvapalli, and that is why this is known as Radhakrishnan Commission. Second thing, it is the first post independence commission, and third thing, it talks about university. तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जरूरी है जानना। ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज अ फेमस politician because not only he was the first vice president of India 1952 से 62 तक ये first vice president रहे हैं, फिर second president रहे हैं 62 से 67 तक, तो politician तो रहे ही हैं, वाइस चांसलर रहे हैं BHU के, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के, तो टीचिंग भी की है इन्होंने, प्रोफेसर रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, और ये बहुत पैशनेट टीचर थे। इनका बहुत योगदान है टीचर एजुकेशन में बहुत रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। वो टीचर के स्टेटस को इम्प्रूव करने की बहुत बात करते थे। तो इसीलिए जब इनकी बर्थडे मनाने की कोशिश की इनके स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने कहा मेरा बर्थडे मत मनाओ, मेरी बर्थडे पे टीचर्स डे मनाओ। तो आज की डेट में 5 सितंबर को उनका जो बर्थडे है हम टीचर्स डे मनाते हैं। उन्होंने ये कहा था, टीचर्स ले द फाउंडेशन ऑफ अ सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ना चाहती है, सिविलाइज्ड होना चाहती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स का अच्छा होना। उन्होंने ये कहा था। So he's been a politician, philosopher, teacher, and on his birthday we celebrate the Teachers Day. अब कैसे बना था ये कमीशन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था? जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्मुलेट हो गया था, CABE एंड इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GUI को बोला कि यूनिवर्सिटीज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा स्टडी किया जाए और थोड़े से रिकमेंडेशन या सजेशंस दिए जाए। तो नवंबर 4 में एक कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम पर, और ये रिकमेंडेशंस उनको फिर दिए गए थे। तो इस रिपोर्ट में क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स बनाए थे। क्वेश्चनेयर्स मतलब बहुत सारे सवाल एक कागज में लिखे गए थे और वो बहुत सारे लोगों को दिए गए थे। स्टेक होल्डर्स मतलब टीचर्स को और जो प्रोफेसर्स थे पूरी कंट्री में, उनको ये क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, रिसर्च की गई थी। एंड जो भी डेटा मिला था, लोगों से पूछा गया था कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब पूछने के बाद इसको 747 पेजेस में ये रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी। So it was a well researched report after questionnaires were formed and were sent to various stakeholders of education. It was an extensive detailed report of 18 chapters in 747 pages. This is how the commission was made. So what all the commission talks about? किन किन चीजों के बारे में बात किया है? अब ये मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने स्टेटस ऑफ टीचर्स के बारे में बात की है, तो और ये सारा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स दैट आई हैव लिस्टेड हियर, दे आर मेनली relating to university education. But this commission has also talked about secondary education. So status of teachers, standard of teaching,
research standards, curriculum in the university, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मास्टर्स टू यूनिवर्सिटीज में ही होते हैं. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में पढ़ाना हो, एग्जाम्स कैसे हो, सेकेंडरी एजुकेशन कैसे हो, सिलेक्शन एंड एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो, एडमिशन कैसे हो, विमेन एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, रूरल एजुकेशन, स्टूडेंट वेलफेयर, इन सब के बारे में बात की गई है यहाँ पे इस कमीशन. अब स्टेटस ऑफ टीचर को मैंने सबसे पहले लिखा है क्योंकि ये सबसे क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनकी बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इनके लिए टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो ये पहला ऐसा कमीशन था जो टीचर का जो स्टेटस है, जो उसका रिस्पेक्ट है, जो उसका लेवल है, जो उसकी क्वालिटी है, उसकी बात, उसको इम्प्रूव करने की बात ये कमीशन कर रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में ये सारे पॉइंट्स रेलिवेंट है. हम सब मानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन का रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए. हम सब मानते हैं कि टीचर्स को सैलरीज अच्छी मिलनी चाहिए क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, उस इंटेलेक्चुअल काम के हिसाब से सैलरीज होनी चाहिए. इस कमीशन ने ये वाली बात की. वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है कई बार टीचर्स का, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग साइकोलॉजिकली. सो दिस कमीशन सेड कि एटलीस्ट सिर्फ 18 घंटे कॉलेजेस में, और अगर मास्टर्स लेवल है तो 12 से 13 घंटे से ज्यादा का वर्कलोड टीचर्स को नहीं देना चाहिए. टीचर्स को स्टडी लीव देना चाहिए बिकॉज बहुत जरूरी है कि टीचर्स भी आगे पढ़ते रहें. तो 1 साल की लीव के लिए वो इंटाइटल्ड है, उनको हक है. टीचर्स को जो पीएफ मिलता है वो उसकी बात इस कमीशन में की गई थी. पहले नहीं मिलता था, इस कमीशन के बाद से ये इंपॉर्टेंट हो गया. सो 10% टीचर्स अपनी तरफ से देंगे और 10% यूनिवर्सिटी देगी. अब हॉस्टल्स होने चाहिए टीचर्स के. यूनिवर्सिटीज की कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, ये सब इंप्रूव होना चाहिए. और जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो टीचिंग में असिस्ट करें. और कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि टीचर्स के आपस में कोई डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करने के लिए कोई एक जगह, कोई एक ट्रिब्यूनल जरूर होना चाहिए. तो यहाँ पे कंप्लीटली टीचर्स के स्टैंडर्ड, स्टेटस, प्रॉब्लम्स, सैलरी, पीएफ, इन सब की बात इस कमीशन ने की है, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और इंपॉर्टेंट है भी, इसीलिए सबसे पहली स्लाइड में इसको मैंने डाला है. अब ये जो कमीशन है ये स्टैंडर्ड हर चीज का बढ़ाने की बहुत बात करता है. तो किस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ सकता है? एक तो उन्होंने पहले माना इस चीज को. फर्स्ट थिंग वाज एक्सेप्टिंग दैट द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग वाज वेरी लो एंड नीडेड इंप्रूवमेंट. अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड लो है तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? तो दिस बिकॉज इन्होंने रिसर्च की थी, इन्होंने क्वेश्चनर भेजे थे, रिपोर्ट बनाई थी, तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इज वेरी लो, क्योंकि हर साल 30 से 60% बच्चे तो फेल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाने के पहले स्कूल एजुकेशन की एटलीस्ट 12 साल की स्टडी कंपलसरी हो, और ऐसे ही नहीं बच्चे यूनिवर्सिटी में चले जाएं. उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटीज में अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, सेमिनार्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, और अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए. अटेंडेंस कंपलसरी होगी तो स्टूडेंट्स आएंगे तो पढ़ाई ढंग से होगी. ये जो आज हम परसेंटेज की बात करते हैं, 40% या 50% पास, 55% सेकेंड डिवीजन, 70% फर्स्ट डिवीजन, ये जो कॉन्सेप्ट था ये राधाकृष्णन कमीशन के बाद से आया है. ट्यूटोरियल का सिस्टम की जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं फॉर द वीक स्टूडेंट्स, और इवनिंग में जो क्लासेस हैं फॉर दोज हु आर वर्किंग, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी राधाकृष्णन कमीशन ने सजेस्ट किया था. उन्होंने कहा एटलीस्ट एक सेशन में 180 वर्किंग डेज होने चाहिए. एंड एक यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि लाखों स्टूडेंट आपने एडमिशन ले लिए, 1500 क्रॉस नहीं करना चाहिए एक यूनिवर्सिटी में नंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे. टू मेनी स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी डज नॉट गारंटी अ वेरी गुड quality of education. So the number of students, they wanted it to get restricted to 1500. वाइस चांसलर तो हमें पता है यूनिवर्सिटीज में होते हैं. तो वाइस चांसलर कैसे होने चाहिए? वाइस चांसलर ऐसे नहीं कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उनको फुल टाइम टेन्योर मिलना चाहिए 5 years का. वो एक एमिनेंट स्कॉलर होने चाहिए, एजुकेशन में उनका कोई योगदान होना चाहिए, और उनको सैलरी मिलनी चाहिए. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी को सैलरी नहीं देंगे तो मोटिवेशन, ऐसा कहते हैं कि कम होता है काम करने का. तो सैलरी मिलेगी तो वो बाध्य होंगे काम करने को ढंग से. और 65 years पे उनका रिटायरमेंट हो, और 2 से ज्यादा बार वो वीसी बनकर एक यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते. उनका टर्म मैक्सिमम 2 years 2 times का रहे. ऐसा
कहते हैं कि इस कमीशन की वजह से ही आज की डेट में जो यूजीसी है वो आया है, क्योंकि इन्होंने सजेस्ट किया था कि कोई ऐसी बॉडी आए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंट्रोल करे, और ये पूरा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो बॉडी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके बेसिस पर उन्होंने ये कहा था कि उससे इंस्पायर होकर इंडिया में भी आए। तो आज की डेट में जो यूजीसी है, हम ऐसा कहते हैं कि वो इस राधाकृष्णन कमीशन का योगदान है। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की है और कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की भी बात की। सेकेंडरी की क्या बात की है, वो कह रहे हैं सेकेंडरी में 3 लैंग्वेजेस पढ़ानी है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मदर टंग में तो बच्चे को पढ़ाना ही चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे वो है। अब सपोज मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ तो मेरी मदर टंग हो गई हिंदी, लेकिन अगर मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ तो मेरी रीजनल लैंग्वेज हो गई, वहां की फेडरल लैंग्वेज हो गई बंगाली और इंग्लिश। तो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो गया, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। अगर हो सकता है रीजनल लैंग्वेज और फेडरल लैंग्वेज बच्चों की सेम हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया था सेकेंडरी लेवल पे। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, क्लासिकल लैंग्वेज, पर्शियन, अरबिक, लैटिन या ग्रीक, इसमें से कोई 2 चूज करने हैं। जनरल साइंस सारी पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और लॉजिक, फिलोसफी, म्यूजिक, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब, अकाउंटेंसी, ये सब इंट्रोड्यूस किया जाए सेकेंडरी लेवल पर। तो ये सेकेंडरी लेवल का करिकुलम था। लैंग्वेज 3 लैंग्वेजेस और 2 इनमें से, और जनरल साइंस, और बाकी जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स। हायर एजुकेशन कॉलेज में कैसा होना चाहिए, कॉलेज में इन्होंने बताया कि आज कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे इन्होंने फोर्स नहीं किया है 2 लैंग्वेजेस के लिए, या तो मदर टंग में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, मदर टंग जो हिंदी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जो रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, या कोई क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज भी हो सकती है। तो कोई भी एक लैंग्वेज हो जो रीजनल हो या मदर टंग हो, वो पढ़नी है, और इंग्लिश भी पढ़नी है। तो इंग्लिश को भी इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग को इस कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो हायर एजुकेशन लेवल पे एक रीजनल या मदर टंग का ऑप्शन दे दिया है, दोनों को कंपलसरी नहीं किया है, और एक इंग्लिश लैंग्वेज है। और आर्ट्स के बच्चे मैंने आप देखेंगे 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एनी 2 ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। तो ये जो क्लासिकल मॉडर्न लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, फिलोसफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स मैंने लिखा है, इस लिस्ट में से कोई 2 आर्ट्स के बच्चे लेंगे, और जो दूसरी बगल में लिस्ट है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, होम इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई 2 लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कल्चर। इधर आप देखेंगे साइंस में इनमें से कोई भी 2 बच्चे चूज करेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, जियोलॉजी। तो ये हायर एजुकेशन का करिकुलम राधाकृष्णन कमीशन ने सजेस्ट किया। तो अभी हमने 2 तरह के पढ़ लिए करिकुलम, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। अब मैंने आपसे पहले कहा कि ये कमीशन स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात करते हैं। So this commission has emphasized on improving the standard of everything, be it the standard of teaching, be it the standard of research or secondary education. So the focus has always been improving the standard, because this commission did a detailed research before formulating the policy, and in that research it was found that the standards of everything related to education are very low. So they kind of accepted it first, and hence they have emphasized on raising standards. They have written this in everything at a lot of places that standards need to be improved. तो ये थोड़ा सा इस राधाकृष्णन कमीशन में स्पेशल चीज है। तो हर जगह इन्होंने स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात इसलिए की है क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की थी, जो इन्होंने कमीशन बनाने से पहले इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे लोगों से, उसमें निकल के आया था कि स्टैंडर्ड बहुत लो है। सो रिसर्च वर्क के लिए भी उन्होंने यही कहा ना, रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च ही डिसाइड करती है मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ कंट्री। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और कहा कि पीएचडी जो करते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन ढंग से होना चाहिए। किसी को भी पीएचडी करने का मौका नहीं मिले, सिर्फ उसको मिले जो कि जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है, ओरिजिनल काम करने की डिजायर है। सो ओनली दोज कैंडिडेट्स बी सिलेक्टेड हु हैव दिस research aptitude and a desire to produce original work. And of course the supervisors, जो PhD के supervisors होते हैं, वो भी qualified और expert होने चाहिए। स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स मिलनी चाहिए। और जो इन्होंने स्टार्ट किया था ये सिस्टम कि जो पीएचडी स्कॉलर्स का एग्जाम होता है वो वाइवा के थ्रू होता है, जिसमें 3 एटलीस्ट एक्सपर्ट्स होंगे
दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और इन्होंने कहा कि डीलिट और डीएससी की डिग्री उनको मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा रिसर्च का काम स्टूडेंट्स करके निकल रहे हैं, और टीचर्स भी रिसर्च वर्क में एंगेज करें। तो ये सारी चीजें आज की डेट में भी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन रिसर्च के मामले में और बहुत सारी चीजों के मामले में कितना एडवांस था, उनके रिकमेंडेशंस कितने प्रोग्रेसिव थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ चुकी हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सेकेंडरी लेवल पर था। इनका थोड़ा सा फोकस इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का नहीं था, इनका फोकस था रीजनल लैंग्वेज और हिंदी। हिंदी को वो मानते थे कि वो नेशन की लैंग्वेज है, फेडरल लैंग्वेज है, तो हिंदी को तो जरूर पढ़ाया जाए, बट रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग को भी इंपॉर्टेंस दी थी। इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इंग्लिश को इंक्लूड किया है, लेकिन इंग्लिश को सोल इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं माना है, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है, तो ऑब्वियसली इंडियन चीजें आपको इसमें दिखेंगी। संस्कृत को इंपॉर्टेंट इन्होंने माना, बट ये नहीं कहा कि इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। इन्होंने ये भी कहा, इस कमीशन में ये पहले तो एक्सेप्ट किया गया, इट वाज एक्सेप्टेड बाय दिस कमीशन दैट द स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री वाज वेरी बैड। तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि बहुत बुरा हाल है एग्जामिनेशंस का, और एग्जामिनेशंस के पैटर्न को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। खाली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लिखवा के कोई फायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप बच्चों को दो, और एक बोर्ड, कोई कुछ बॉडी तो होनी चाहिए जो एग्जामिनेशंस को देखे। तो ये जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स और सेल्स आज की डेट में हम देखते हैं हर यूनिवर्सिटी में, वो इस कमीशन का आइडिया था कि कम से कम कोई एक बॉडी हो, कोई बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स फुल टाइम रहे यूनिवर्सिटी में, जो एग्जामिनेशन के मैटर्स को देखे, और क्लास में जो काम हो रहा है उसको भी असेसमेंट का पार्ट बनाओ। नहीं तो होगा क्या कि बच्चे घर में जो मर्जी करेंगे और लास्ट में आके एग्जाम देके चले जाएंगे, बट उसमें क्या नुकसान है कि क्लास में डेली बेसिस पर वो जो पढ़ रहे हैं उसको चेक करने का, उसको देखने का, टीचर स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो मिस आउट हो जाएगा। सो क्लास वर्क आप इंक्लूड करेंगे तो स्टूडेंट रेगुलर भी बनेगा और टीचर के साथ उसका इंटरेक्शन भी होगा और डेवलपमेंट बेटर होगा। तो इसलिए क्लास वर्क के भी मार्क्स रखिए, सिर्फ लास्ट में एक एग्जाम के नहीं। और जो स्पेशल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आता है। उन्होंने उसको कहा कि वो सबके लिए होना चाहिए, खाली अपर क्लास या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं, और वाइवा लेके भी ओरल एग्जाम्स होने चाहिए। तो ये सारी जो सजेशंस हैं वो एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए थे। टीचर ट्रेनिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, क्योंकि वो बार बार स्टेटस ऑफ टीचर की बात कर रहे हैं। दिस कमीशन हैज एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन ऑन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स, सो देयरफॉर टीचर ट्रेनिंग is something that they have not ignored at all. They say in this commission it was said that कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको फिर से रीमॉडल करो, उनको रीस्ट्रक्चर करो, वो आउटडेटेड है। और जो बच्चे प्रैक्टिस टीचिंग में जाते हैं, जो इंटर्नशिप है वो थोड़ी लंबे टाइम की होनी चाहिए। सो दे रिकमेंडेड दैट द प्रैक्टिस टीचिंग शुड बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड ज्यादा टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस सेट होने चाहिए जिसमें टीचर एडुकेटर्स क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो। और जो एमएड होता है आज की डेट में, मास्टर्स डिग्री एजुकेशन में होती है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा आज की डेट में है कि टीचिंग एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर बीएड से बच्चा एमएड में जा रहा है तो बीच में थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस तो बच्चे को होना चाहिए। तो वो मास्टर्स में क्योंकि थीसिस बनानी होती है, तो थीसिस में आपको एडवांटेज मिलता है इफ यू ऑलरेडी टॉट इन स्कूल्स एंड यू हैव सीन थिंग्स। इस चीज को इन्होंने यहाँ पे एक्नॉलेज किया था, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं बना है आज तक, बट मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन के पहले थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस वो रेकमेंड करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स पर्सनली आल्सो आई फील दैट्स अ गुड आइडिया। वुमेन एजुकेशन, दे हैव सेड, राधाकृष्णन कमीशन ने बोला है कि there cannot be educated people without educated women। तो अगर कंट्री में औरतें पढ़ी लिखी नहीं है तो कंट्री एजुकेटेड बन ही नहीं सकती। लेकिन थोड़ा सा ये मुझे डिबेटेड मतलब ये है ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। वो ऐसा कह रहे हैं कि women should focus only on studies like home management, home economics, and study education should make them good housewives। तो ये थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि इसको आप मेरिट में डालेंगे कि डीमेरिट में डालेंगे, बिकॉज सिर्फ अर्बन एरिया की औरतों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रूरल इंडिया की भी बात हो रही है, जहाँ पे
बिल्कुल एजुकेशन नहीं है वुमेन के लिए, नहीं थी उस टाइम पे वुमेन के लिए। तो सब पॉइंट्स को आप कंसिडर करके आप डिसाइड करोगे कि ये एक अच्छा पॉइंट था कि बुरा पॉइंट था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि होम मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स ही लेडीज के लिए नहीं बना है। लेडीज आर गुड इनफ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट। तो ये गुड हाउसवाइफ थोड़ा सा आपके ऊपर है, आप डिसाइड करें इसको कि ये अच्छा है कि नहीं। बट दिस पॉइंट इज वेरी गुड दैट दे recommended equal pay for women and men. So women education को भी इन्होंने कि सैलरीज जो है मेन और women की बराबर होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा सा जरूरी है कि जो इंडिया की स्क्रिप्चर्स हैं वो थोड़े से पढ़ाए जाएं, और रिलीजन की फिलोसफी, अब रिलीजन में सिर्फ हिंदू रिलीजन ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के रिलीजन, जो जितने टाइप के रिलीजन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, जो भी क्रिश्चियनिटी, सारे रिलीजन की थोड़ी सी फिलोसफी एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो बच्चों को बतानी जरूरी है, स्टूडेंट्स को। और रिलीजियस लीडर्स जितने भी रहे उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। और अच्छा होगा अगर यूनिवर्सिटी में दिन मेडिटेशन से शुरू हो। तो ये सारे पॉइंट्स आज की डेट में भी बहुत लोग रेकमेंड करते हैं दैट अ डे इन अ यूनिवर्सिटी शुड स्टार्ट विद मेडिटेशन एंड द स्टूडेंट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू एटलीस्ट some content about the philosophy of various religions and the lives of religious leaders and some important scriptures that are particular and specific to our Indian culture. Now they say that in this commission it was said that the admission of students should not be based on any criteria such as caste, creed or sex, and only merit should be the criteria. बच्चे का एडमिशन उसकी जेंडर, कास्ट या क्रीड पर नहीं, उसकी काबिलियत पर होना चाहिए। तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होना जरूरी है, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। रूरल एजुकेशन में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए हैं कि एटलीस्ट हर विलेज में एक रूरल यूनिवर्सिटी सेटअप हो, और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एजुकेशन भी सेटअप हो, ताकि सारी रूरल एजुकेशन का वो के मैटर्स को वो देख पाए। और रिसर्च भी हो इन यूनिवर्सिटीज में। वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब वोकेशनल एजुकेशन क्यों? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन स्किल बेस्ड होती है। रूरल एरियाज में जो लोग हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं या जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन फोकस करे वोकेशनल एजुकेशन पर, ताकि उनका लाइवलीहुड बढ़े। और अलग टीचर्स होने चाहिए रूरल टीचिंग के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट वेलफेयर। आज की डेट में आपने देखा होगा कि हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट होता है और उनकी एक डीन होती या होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आ रहा है। राधाकृष्ण कमीशन ऐसा कहते हैं कि स्टूडेंट की वेलफेयर, स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी उनकी भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए जितने भी मैटर्स हैं, पढ़ाई ही नहीं सिर्फ, बल्कि उनके इन जनरल वेलफेयर की सारी चीजों के लिए भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें एक डीन होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए भी चीजें होनी चाहिए, उनके एग्जामिनेशंस, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल जरूर होता है। फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, एनसीसी होनी चाहिए, और सोशल सर्विस में बच्चे एंगेज करें, उनके लिए हॉस्टल्स और फैसिलिटीज होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस ना हो, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाए। तो ये स्टूडेंट वेलफेयर की ये सारी चीजों की उन्होंने बात की है। तो मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इन्होंने लीगल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और काफी सारे बाकी कोर्सेज में भी इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। वो मैंने यहाँ पे सारे नहीं दिए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही खाली जॉट डाउन किया है। तो क्या मेरिट्स थे इस कमीशन के? जैसा कि मैंने पहले कहा था, as I had mentioned in the beginning, that since on the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan, Teachers' Day is celebrated. The main reason behind this is that he has given a lot of importance to teachers and teacher education. So status of teacher, that the salaries be improved, they be given PF and residential facilities, and they be given study leaves, they be allowed to go for study leaves, they not be given with excessive workload, teachers be given proper training, all that for to raise the standard of of a teacher in the country and also increase the respect for teaching profession. This commission has done a lot. So this is one of the very important merits of this commission.
This commission talks about raising the standard of teaching. तो जब वो पास परसेंटेज को फिक्स कर रहे हैं, जब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी को फिक्स कर रहे हैं, जब वो ऐसे एंट्रेंस टेस्ट ला रहे हैं, जब वो रिसर्च के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हर चीज का स्टैंडर्ड बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं. तो वो ये मान रहे हैं कि स्टैंडर्ड लो है. सबसे पहली अच्छी चीज तो ये है कि ये मान रहे हैं कि स्टैंडर्ड लो है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. तो बहुत सारी चीजों की उन्होंने बात की है. प्लस यूजीसी जो आज की डेट में जो इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में इतना इंटरवीन करके इतने रिकमेंडेशंस टाइम टू टाइम लाती रहती है, वो इस कमीशन की देन समझी जाती है. वो आइडिया यहाँ से स्टेम आउट करता है. देन this talks about so many important things like NCC, student welfare, physical and health education. So this commission talks a lot about improving the standard of university education, both for the students and for the teachers. It also talks about vice chancellors कि vice chancellor भी ऐसे होने चाहिए. Administration की भी बात करते हैं, research को improve करने की भी बात करते हैं. तो university जो एक बहुत important institution है country का education का, उसके standard को improve करने के लिए बहुत recommendations इस commission में देखे गए हैं. Also यहाँ पे पूरी तरह से English बनाने की कोशिश नहीं है. रीजनल लैंग्वेजेस, मदर टंग, हिंदी, इन लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन इंग्लिश को एलिमिनेट भी नहीं किया है, बिकॉज इंग्लिश इट हैज बीन बिलीव दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी जस्ट कंप्लीटली रिमूव. तो ये माना गया है इस कमीशन में. बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं. ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी स्टेट में हूँ, मेरी मदर टंग कुछ और है, रीजनल लैंग्वेज कुछ और है, तो मुझे दोनों पढ़ने पड़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है. उन बच्चों को एडवांटेज हो जाता है जिनका मदर टंग और जिनकी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज सेम है. तो थोड़ा सा बर्डनिंग था. करिकुलम भी थोड़ा सा हेवी था. अगर आप देखिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए थे पढ़ने थे, और थोड़ा सा कहते हैं कि बहुत ज्यादा मॉडर्न साइंटिफिक नहीं था, ट्रेडिशनल ज्यादा था. और पहले के जो कमीशंस थे उनके कुछ रिपीट हो रहे थे सजेशंस. और जो विमेन एजुकेशन में उन्होंने बोला है कि होम मेकिंग ड्यूटी है विमेन की, तो उनको अच्छे होम मेकर्स बनाने की एजुकेशन आनी चाहिए. अब इसके पीछे जो भी इंटेंट हो, बट ये थोड़ा सा बैकवर्ड लगता है बहुत एजुकेशनिस्ट्स को. तो ये थोड़े से डीमेरिट्स थे राधाकृष्णन कमीशन पे. तो जब भी मैं एंड करती हूँ किसी कमीशन का डिस्कशन में, हमेशा ये कहती हूँ कि आप जॉट डाउन करिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपको इस कमीशन में अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि आज की प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी में वो इंक्लूड हो. So at the end of each video lecture, whenever I'm discussing any commission, I always say that you note down what all points that you found good and applicable, or you feel that they should be included in the present educational policies or future educational policies for our country, that you feel that they should be included. So that is always your homework at the end of a video lecture. So that's all about Radhakrishnan Commission. It's a very beautiful commission, talks about university, higher education, and there are so many new things that this commission has brought in. In a lot of universities, this discussion is omitted. बहुत से syllabus में आजकल नहीं रख रहे हैं लोग. बहुत सी universities में है. अब देखिए, competitive exams के लिए, नेट के लिए, सीटेट के लिए, इनके लिए तो ये बहुत important है. यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं if you are preparing for competitive exams. बट करिकुलम में कई यूनिवर्सिटीज में मैं ये देख रही हूँ सैडली दैट इसको हटा दिया गया है. सो आई वुड रिकमेंड एन एजुकेशन स्टूडेंट टू स्टडी दिस, क्योंकि एक तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर स्टडीइंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यूअस इवेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक्ड होता है, तो उसका रैशनल हमें अच्छे से समझ में आता है, बैकग्राउंड हमें अच्छे से समझ में आता है, और एजुकेशन के स्टूडेंट को पता होना चाहिए. राधाकृष्णन कमीशन एक लैंडमार्क है एजुकेशन में. जैसे गांधी हमने पढ़ा था, वारदा स्कीम, जैसे हमने मकॉलेज में पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते. इग्नोर करेंगे तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो नॉलेज है एजुकेशन की, वो हमेशा फ्लॉड रहेगी. तो इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू, regardless of whether it's there in your syllabus or not, do include it and do study it. So that's all for today. Thank you. Do post in your questions, or if you want a special video lecture on any topic, please let me know. Post in your questions, your feedback in the comment section. Subscribe my channel and keep teaching and learning. Thank you.